हे चैम्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया अब हमें एक ऐसी वीडियो बना के दे दो जिसमें आप बता रहे होगे कि 550 प्लस स्कोरर्स को बाकी बच्चों से क्या अलग करने चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा पाए अपने स्कोर में। और जैसे कि हम सुनते हैं कि लास्ट अटेम्प्ट में हमने 550 स्कोर किया था, 560 स्कोर किया था और अगले अटेम्प्ट में 580 पे रह गए, 590 पे रह गए, ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है। तो वो सारी गलती हम ना करें, एक वीडियो में हमें कंसाइज तरीके से बता दो। तो इसी चीज़ को कवर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो मैंने पहले इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पहले कंफर्म नहीं था कि रीनीट होगा या नहीं होगा। हम लोग सोच रहे थे कि रीनीट हो जाए, तो अगर हो जाएगा तो बहुत सारे बच्चे जो कि अभी रीनीट नहीं होने पे जो 640 पे ड्रॉप लेंगे, हाई स्कोरिंग स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको 640 पे सीट नहीं मिलेगी, उनको ड्रॉप लेना पड़ जाएगा अब। और इसीलिए अभी ये वीडियो बनाने का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि वो सब बच्चे इसी डायलेमा में होंगे क्योंकि 640 स्कोर करने के बाद अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, इस साल क्या अलग कर लें हम लोग कि हम लोग अच्छे स्कोर तक पहुंच पाए और ऐसी गलती ना करें जो कि बाकी कर रहे हैं, ताकि हम उनके जैसे उसी मार्क्स पे स्टक ना रह जाए। तो इसीलिए ये वीडियो मैं यहाँ बना रहा हूँ ताकि आपको एक छोटी सी वीडियो में हर एक पॉइंट कंसाइज करके समझा दूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप 550 प्लस स्कोरर हो, आपको ये करना ही चाहिए, अपने प्रिपरेशन में ऐड करना ही चाहिए, वो है कि जिस दिन से भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, जिस भी वीक से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, उसके पहले दिन से, मतलब पहले संडे से आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहिए और उसको एनालाइज करना चाहिए। मतलब संडे को आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट देना है एक, और उसको कंप्लीटली एनालाइज करना है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि होता क्या है कि बच्चे तैयारी करते हैं, नोट्स बनाते हैं, वीडियोस देखते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं, लेकिन एंड में वो कहते हैं कि भैया हम टेस्ट नहीं दे पाए और इसीलिए हमारा जो स्कोर आना चाहिए था वो उतना नहीं आया। जैसे अगर आप जाओगे 620 630 के बाद जो मेजरली स्कोर इंप्रूव होता है वो टेस्ट देके और उसके एनालिसिस से होता है और उसके बाद उसके साथ साथ रिवीजन करने से होता है। तो अगर आप एंड के लिए आप टेस्ट को पोस्टपोन करते रहोगे तो एंड में क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। उस समय आपको समझ में नहीं आता है कि रिवीजन करें या टेस्ट दे, और इसलिए आप टेस्ट नहीं दे पाते। इससे जो सबसे पहला बेनिफिट आपको दिखेगा वो ये है कि आप क्योंकि स्टार्टिंग से फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे होगे, इसलिए आप एंड तक 30 to 40 FSTs दे चुके होगे और इसीलिए जो टेस्ट देने का डर है आपका वो निकल जाएगा, जो कि बहुत बच्चों को रहता है कि वो प्रिपरेशन करते हैं, उनसे क्वेश्चन बन भी जाता है, रिवीजन भी कर लेते हैं, लेकिन जब टेस्ट की बारी आती है तो फिर वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेस्ट दोगे, वो भी फुल सिलेबस टेस्ट, तो वो जो एक डर रहता है टेस्ट देने का वो आपका निकल जाएगा। ऑल्सो आप देखते होगे कि भैया हम पार्ट टेस्ट में तो अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जैसे ही फुल सिलेबस टेस्ट आता है तो मार्क्स में एक बहुत ज़्यादा डिप आता है। तो वो डिप नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी स्टार्टिंग से फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे होगे। क्योंकि वो जो डिप आता है ना, वो मेनली आता है क्योंकि आप जब भी टेस्ट दे रहे होते हैं पार्ट टेस्ट, तो आप पार्ट टेस्ट से पहले रिवाइज करते हो और आपको आदत होती है हमेशा रिवाइज करने के बाद पार्ट टेस्ट देने की। लेकिन जब फुल सिलेबस टेस्ट आता है तो आपके पास टाइम तो होता नहीं कि आप पूरे सिलेबस को हर बार रिवाइज कर पाओ, तो इसीलिए बिना रिविजन के जब आप टेस्ट देते हो तो आपका जो स्कोर है वो डिप जाता है। तो वो भी दिक्कत आपकी इससे सॉल्व हो जाएगी। अब देखो होगा क्या, जब आप फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो आपको पता है कि FST में होता क्या है कि सारे टॉपिक से क्वेश्चन होता है और सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप चैप्टर के ऐसे टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर रहे होगे जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हमेशा उस चैप्टर के हाई वेटेज टॉपिक्स को कवर कर रहे होगे और बार बार कवर करोगे क्योंकि आप 30 to 40 टेस्ट कवर करोगे नीट के एग्जाम तक। तो इसीलिए ये आपको बेनिफिट ये देगा क्योंकि आप स्टार्टिंग से टेस्ट दे दोगे तो आपने उसी सेम टॉपिक को जो कि हाई वेटेज रखता है और नीट में आने की प्रोबेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा है, उसको आपने बहुत बार अपने दिमाग से निकाला होगा कि बार बार आपने देखा होगा अच्छा हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको एंड तक याद ही हो जाएगा कि अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है फिजिक्स में या फिजिकल में तो उसको ऐसे सॉल्व करना है। बायोलॉजी में इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनऑर्गेनिक में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो ये एक्सेप्शन ही पूछते हैं, यही ट्रेंड पूछते हैं। तो ये सब चीज़ आप नोटिस करने लगोगे और यही चीज़ जब आप एंड में देखते हो अपने सामने तो प्रेशर में ये सब चीज़ नोटिस नहीं कर पाते हो। अभी क्योंकि आप प्रेशर फ्री रहोगे तो आप इन सब चीज़ों को नोटिस करोगे और आपको दिखेगा कि जब एंड में आप FST दोगे तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे होगे जहां पे लोग स्टार्ट करे होंगे। अच्छा, अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि भैया ऐसा तो नहीं कि हमने 550 या 640 स्कोर किया तो अब हमें सब याद है, तो अगर हम अभी FST देने जाएंगे तो हम 550 स्कोर नहीं कर पाएंगे, हम 300 स्कोर करेंगे, 200 स्कोर करेंगे तो हम तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि आपको यहाँ पे स्कोर देखने के लिए टेस्ट नहीं देना है, आपको टेस्ट देना है जो कि मैंने ऊपर बताया। आपको हर एक वेटेज हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को अपने दिमाग से बार बार रिवाइज करना है, इसलिए आप FST दे रहे हो और वही आपका मेन गोल होना चाहिए, ना कि मार्क्स। तो इसीलिए ये अगर आपके मार्क्स नहीं आते हैं इस FSTs में स्टार्टिंग में और नहीं आएंगे तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। आपका मेन जो गोल है वो है कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बार बार अपने आंखों के सामने से देखो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अपने बार बार आंखों के सामने देखो, ताकि वो आपको पता रहे कि अच्छा इस टॉपिक से यही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कंसेप्ट है वो आप नहीं भूलोगे। जैसे आपने अभी 550 स्कोर किया तो बिना पढ़े तो स्कोर नहीं किया, तो उस समय जिस दिन आपने नीट दिया था उससे जस्ट एक दिन पहले आपको सारे टॉपिक्स पता थे, दिमाग में था, तभी आपने 550 स्कोर किया। अगर आप छोड़ देते हो ज़्यादा लंबे समय तक, वो सारे टॉपिक्स जो आपने कवर किया था वो सारे दिमाग से निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आप नॉर्मल प्रिपरेशन करोगे तो आप एक चैप्टर को एक टाइम करोगे, फिर उसका पार्ट टेस्ट दोगे, फिर अगले चैप्टर को करोगे, तब तक पीछे वाला भूल जाओगे। लेकिन अगर आप FST देते रहते हो तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप बार बार देखोगे, तो आपका दिमाग अगर वो उसको याद होगा तो एक तो भूलेगा नहीं जल्दी, और अगर भूल भी गया होगा तो एनालिसिस के टाइम में आप उसको वापस से रिकॉल कर लोगे, तो वो चीज़ बार बार दिमाग में घूमते रहेगी। तो आपको करना क्या होगा, हर एक टेस्ट के बाद आपको अच्छे से एनालिसिस करनी है। संडे को आपको बस टेस्ट देना है और एनालाइज करना है। एनालाइज आपको पूरे पेपर को एकदम डिटेल तरीके से करना है, मतलब कि जैसे बायोलॉजी होगा, इनऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक होगा, तो उसमें जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा होगा
अब मान लो किसी ऑर्गेनिक के किसी रिएक्शन से कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब अगर वो आपका गलत हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, उस रिएक्शन वाले टॉपिक को खोलना है एनसीईआरटी से और उस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है। जो भी उसका थियरी पॉइंट्स लिखे हुए एनसीईआरटी में रिएक्शन कैसे काम करता है वो सब आपने पढ़ लेना है। इनऑर्गेनिक का अगर कोई एक्सेप्शन है या कोई भी एस ब्लॉक का मान लो किसी ग्रुप 1 का क्वेश्चन है तो आपने ग्रुप 1 खोला, उसको पढ़ लिया, ये बस आपको करना होगा। बायोलॉजी में भी जिस टॉपिक से क्वेश्चन है एक्जैक्टली आपने सिर्फ उसी टॉपिक को खोला और पढ़ लिया। आपको ये नहीं करना है कि बायोलॉजी के किसी टॉपिक से क्वेश्चन है तो आप पूरा चैप्टर पढ़ने लग जाओ, ये नहीं करना है आपको। सिर्फ जो टॉपिक से क्वेश्चन है उस टॉपिक को पढ़ लेना है। अगर आपसे गलत हो रहा है, अगर होता है, अगर आपको ऑलरेडी याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सेम फिजिक्स फिजिकल में जो भी टॉपिक से क्वेश्चन होगा, मान लो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन पूछा है या फिर गॉस लॉ से क्वेश्चन पूछा है, तो आपने उस गॉस लॉ वाले टॉपिक को खोला और अगर आपसे क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसका फॉर्मुला देख लिया कि फॉर्मुला मैं भूल गया था, या फिर फॉर्मुला याद था, कोई कंसेप्ट भूल गया तो उसको आपने रिवाइज कर लिया। बस आपको उतना करते जाना है। तो ये जब आप करोगे पर टेस्ट तो आप हर दिन 180 नए क्वेश्चंस जो कि हाई यील्डिंग क्वेश्चंस है उसको आप सीखते जाओगे और वही क्वेश्चंस में से 70-80% क्वेश्चन के कंसेप्ट आपके रिपीट होंगे एग्जाम में। तो ये बेनिफिट होगा इसका, ये मैं आपको बेस्ट एडवाइस दे सकता हूँ और आपने जनरली सुना भी नहीं होगा, ये यूट्यूब पे कोई आपको दे रहा होगा क्योंकि बहुत ही एक्सक्लूसिव है। ठीक है, ये चीज़ तो इसको अच्छे से जो भी अप्लाई करेगा वो अगले साल जरूर कमेंट करेगा चैनल पे कि भैया आपने बताया था, हमने फॉलो किया और हमने मतलब इतना अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक मिस्टेक कॉपी मेंटेन करना है जिसमें आप क्या कर रहे होगे कि जो एनालिसिस के टाइम में आपने जो भी मिस्टेक्स आपको पता लगे कि अच्छा ये मैं फॉर्मुला भूल गया था, फॉर्मुला लिख लिया, कोई कंसेप्ट भूल गया था, कंसेप्ट लिख लिया, कोई इनऑर्गेनिक का ट्रेंड भूल गया था, ट्रेंड लिख लिया। तो ये मिस्टेक कॉपी आपका प्रिपेयर होते जाएगा और हर टेस्ट से पहले, हर संडे को टेस्ट से पहले आपको बस इसको देख लेना, अपने टेस्ट में बैठ जाना है। टेस्ट के लिए प्रिपेयर आपको नहीं करना है। ठीक है, कोई अगर ये सोचे कि भैया हम कैसे प्रिपेयर करेंगे टेस्ट के लिए, तो कोई भी टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। पूरे हफ्ते के 6 दिन जो है सैटरडे तक आप अपनी पढ़ाई करो, संडे को आप बस टेस्ट दे दो। ठीक है, उसके बाद आपको सीखना है, टेस्ट में आपने जो गलती की आपको सीखना है, ये नहीं कि टेस्ट से पहले आपने प्रिपेयर करना है। तो इससे आप ये भी सीखोगे कि नीट के एग्जाम के पहले दिन आप हर चीज़ रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो वो जो प्रेशर आता है कि भैया क्या पढ़ें क्या छोड़े, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये देखा होगा मैं बिना रिवाइज की भी टेस्ट दे सकता हूँ, तो वो भी जो प्रेशर आता है, एंजाइटी आता है, वो आपको एंड में नहीं आएगा। ठीक है, ऑल्सो जो बच्चे टेस्ट सीरीज लेंगे और लेंगे ही तो उनका पार्ट टेस्ट भी होगा, चालू हो जाएगा। तो अगर कोई पार्ट टेस्ट पड़ता है किसी संडे को तो उस दिन आप एफएसटी वाला जो शेड्यूल है उसको स्किप कर देना और उस दिन अपना पार्ट टेस्ट दे लेना, बस इतना आपको करना है। अब एक डाउट आएगा कि भैया कहाँ से लाएं इतने सारे फुल सिलेबस टेस्ट, तो आपको पता है कहाँ मिलता है, आपको बस ढूंढने आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट एडवाइस उन बच्चों के लिए जो कि अच्छा प्रिपेयर करते हैं अपने पूरे साल भर, रिवाइज भी अच्छे से करते हैं, क्वेश्चन उनसे बनता भी है, लेकिन जब नीट एग्जाम देने जाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है और इसी कारण उनका जो स्कोर आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है। ऐसे सारे बच्चों को इस साल ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही करनी चाहिए। आप अपने एरिया में जो भी टेस्ट सीरीज सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करिए वो देख लो और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वहाँ पे ज्वाइन कर लो। उसका मेन जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि आप भीड़ देख के डरो नहीं, वो जो एग्जाम का माहौल बनता है उसको आप फील करो। और जब नीट आपका हो तो आपने ऑलरेडी वैसे सिनेरियो में काफ़ी सारे एग्जाम्स अगर दिए होंगे तो आपको वो डर नहीं लगेगा, वो एंजाइटी फील नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मस्ट है उन बच्चों के लिए जो कि एंजाइटी में आ जाते हैं एग्जाम के दिन, नीट वाले एग्जाम के दिन। तीसरा पॉइंट जो आप पूछते रहते हो कि क्या भैया हमने 550 स्कोर किया है, 640 स्कोर किया है, 600 स्कोर किया है, क्या हमें फिर से बाकी बच्चों की तरह या जो हमने पिछले ड्रॉप ईयर में सारे लेक्चर देखे थे क्या हमें फिर से देखने चाहिए? तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि आपको वीडियोस सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के देखने हैं या फिर सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के देखने हैं जिसमें आप वीक हो। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक के लिए आपको वीडियो नहीं देखना। आपको क्या करना है, जो टाइम आप बचाओगे उससे उसको इन्वेस्ट करना है मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व में, क्योंकि आपने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हुई हैं, आपको कुछ नहीं करना। आपके पास नोट्स अगर प्रिपेयर्ड है तभी आप ही कर सकते हो। अगर आपने वीडियो देखा हुआ है लेकिन नोट्स पिछले साल बनाए नहीं तो 550 आपका वैसे ही स्कोर नहीं आएगा। उसका अगर स्कोर आया है तो आपने नोट्स बनाया होगा। तो आपके पास अगर ऑलरेडी नोट्स हैं तो वीडियोज आपको एक तो नहीं देखना हर एक चैप्टर के लिए। ये नहीं करना है कि आपको जैसे काइनेमेटिक्स आता है या फिर आपको यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर एकदम क्लियर है, लॉज ऑफ मोशन क्लियर है, लेकिन आप बैठ के उसका स्क्रैच से देख रहे हो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है, एकदम बैठ के देख, ये अगर आप करोगे तो आप बस टाइम वेस्ट करोगे। परफेक्शन में नहीं पढ़ना है कि मैं काइनेमेटिक्स के 400 क्वेश्चन लगा दूंगा, मैं मोल कंसेप्ट के 400 क्वेश्चन लगा दूंगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने बोला है भैया ने, ये नहीं करना है। ठीक है, आपको वेटेज वाइज ही काम करना है, वो उस पर मैं आगे बात करता हूँ। तो आपको करना क्या है, वीडियोस हर एक चैप्टर के टॉपिक के नहीं देखने हैं, सिर्फ उसके देखने हैं जो कि आपका वीक रह गया था या जो आपने पिछले साल नहीं देखे, अच्छे से नोट्स नहीं बनाए या फिर आप भूल गए, आप नोट्स पढ़ रहे हो लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ उन टॉपिक्स के आपको वीडियो देख लेने। जो टाइम आप बचाओगे इससे उसको आपको इन्वेस्ट करना है मॉड्यूल्स खोल के क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है, या फिर रिविजन में। ये दो चीज़ आपको करनी है। अब मान लो आपका मन नहीं मानेगा कि भैया हम बीच से कैसे टॉपिक देखें, वीडियोस कैसे देखें, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नोट्स है तो आप वीडियो स्टार्ट कर दो, फटाफट देखो 2x पे। जहाँ चीज़ आपको लगे कि हाँ ये मैं कुछ समझ नहीं पाया, क्या बोल के निकल गया सर, वहाँ पे आप बस वीडियो को स्लो करके देख सकते हो, बाकी आप वीडियोस को फटाफट निकाल दो। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या हमें हर एक चैप्टर का नोट्स बनाना है? तो देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो बिल्कुल नहीं बनाना है आपको। आप ये ट्राई कर सकते हो कि अगर आपके पास एकदम ही टाइम है, आपको वीडियोस नहीं देखनी पड़ रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी नोट्स है, तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये एंड में रिविजन के लिए बहुत हेल्प करता है। तो ये कैसे बनाना होता है शॉर्ट नोट्स, इसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बना के दे दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस जो कि मैं आपको दूंगा इस वीडियो के थ्रू, वो ये है कि आपको एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है। आपको फॉलो करना है वो सीक्वेंस जो कि आपके वेटेज के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और वीकनेस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपको ये नहीं करना है कि जैसे मैंने फिजिक्स खोला, फिजिक्स में पहला चैप्टर यूनिट डायमेंशन है, फिर काइनेमेटिक्स है, फिर लॉज ऑफ मोशन है, तो मैं वहाँ से फॉलो करते जाता हूँ।
ठीक है, जबकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको वो नहीं करना है, आपको पहले वो सारे टॉपिक्स करने हैं जिसका एक तो वेटेज ज़्यादा है और दूसरा वो आपका वीक है। जैसे कि मान लो वेटेज ज़्यादा में आपका मॉडर्न फिजिक्स आता है, ठीक है, और मॉडर्न फिजिक्स आपने पिछले साल नहीं किया था, तो सबसे पहले उसको करने के लिए बैठो, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखना होगा, आपको ऑलरेडी आता है, तो आप सीधे सीधे मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इस साल भी वही चीज़ करोगे कि आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया सब कुछ सॉल्व करना और मॉडर्न फिजिक्स इस साल भी छोड़ दिया आपने, तो इस साल भी आप सिलेक्ट नहीं होगे। तो अगर आप सेम चीज़ करोगे जो आपने पिछले साल किया था और एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को रिजल्ट डिफरेंट मिल जाए, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा जो पिछले साल आपने गलती की थी उसको इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो वो देखना है। दूसरा, आपको हमेशा अपने वीक चैप्टर्स को पहले खत्म कर लेना है जो कि आपने पिछले साल नहीं किया था। जैसे इक्विलिब्रियम बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, उनका वीक रह जाता है क्योंकि उसका उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया होता है। जब इस साल वो स्टार्ट करेंगे तो मोल कंसेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, पीरियडिक क्लासिफिकेशन अच्छे से सॉल्व करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को फिर से अच्छे से सॉल्व करेंगे, और इक्विलिब्रियम आते आते तक वो फिर से एकदम स्लो वाले मूड में चल जाएंगे और क्वेश्चन नहीं लगाएंगे उसका, और क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, इस साल भी उनका वीक रह जाएगा। फिर एंड में रोएंगे कि भैया हमसे क्वेश्चन नहीं पता। तो ये नहीं करना है। जो आपका वीक है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम दो, जो हाई वेटेज वाला है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम दो। सीक्वेंस फॉलो करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी उस स्टेज पे आ चुके हो जहाँ पे आपके बेसिक्स क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट एडवाइस है जो कि सबके लिए है, सिर्फ 550 वालों के लिए नहीं है, वो ये है कि आपको जितना जल्दी हो सके पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि रीनीट का जो भी स्कोप था वो खत्म हो चुका है। अब आपने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट कर दिया है। अगर आप और टाइम वेस्ट करोगे तो आप कंपटीशन से पीछे जाते जाओगे, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। आपको पता है कि इस साल कितने बच्चे अच्छे स्कोर पर ड्रॉप लेंगे, तो अगर पेपर अच्छा आया तो आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करी होनी चाहिए। उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको सेम चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत करो और प्रिपरेशन में बैठ जाओ। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर। और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट कर देना। मैं रिप्लाई भले ना करूँ, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ सारे कमेंट्स को और उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम के हिसाब से वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। चलो बाय।